लाल आतंक, घुसपैठिए, भ्रष्टाचार, डेमोग्राफी। गयाजी में मोदी के मंच से ये शब्द आज गूंजते रहे और यहीं से पीएम मोदी ने सेट कर दिए बिहार चुनाव के मुद्दे। वोट अधिकार यात्रा के साथ साथ अब कैसे इसका जवाब देंगे राहुल तेजस्वी, और यहीं से मैसेज दिया गया बिहार सिर्फ ट्रेलर है, पूरी मूवी तो ममता का बंगाल है। इधर मुनीर बनने चले हैं मुशर्रफ, क्योंकि एक खबर आई है पड़ोसी पाकिस्तान से। एक बिल पास हुआ है जिसने आसिफ मुनीर को इतनी ताकत दे दी है कि मुनीर के तानाशाह बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस नए बिल में क्या है बताएंगे आपको। और इसके अलावा गंभीर चिंता का विषय है, आखिर झीलों का शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को किसकी नजर लग गई? क्या इतना लापरवाह हो गया है सिस्टम कि आंखों के सामने बनता चला गया ड्रगिस्तान? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के बाद नशे के जाल में बुरी तरह से फंसा है मध्य प्रदेश। कैसे एक ट्रिक से खड़ा किया गया हजारों करोड़ों का कारोबार? चर्चा इस पर भी होगी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ज्ञान और मोक्ष की धरती है गयाजी। जीते जी हर कोई जाना चाहता है अपने पूर्वजों के लिए। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और लाल आतंक की पटरी पर खूब चुनावी रेल दौड़ाई। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखे हमले किए और एनडीए की तमाम उपलब्धियां गिनाई। पीएम मोदी ने जनता को याद दिलाया, उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने का जो वादा किया था उसे पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर की बात की, भारतीय सेना की ताकत की चर्चा की। तो पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया की जनसभा में कहा क्या। विश्वविख्यात ज्ञान और मोक्ष के पवित्र नगरी गया जी के हम प्रणाम करही। विष्णुपद मंदिर के ई गौरवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करत ही। और बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गया जी की ये धरती अध्यात्म और शांति की धरती है। ये भगवान बुद्ध को बोध कराने वाली पावन भूमि है। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध है। यहां के लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को गया नहीं, गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, आज भी गया जी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू के जंगल राज पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि लालटेन के जमाने में हर शहर अंधेरे में डूबा रहता था। लालटेन युग में ही लोगों ने पलायन किया। इसके साथ साथ कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा, कांग्रेस पर भी कई वार किए। एक खास बात यह रही कि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने बंगाल में तीर छोड़ा। बिहार की समस्या गिनाते रहे लेकिन निशाने पर बंगाल रहा। आपको याद हो तो मोदी ने पहले ही ट्वीट करके कहा था कि बंगाल के लोग अब विकास के लिए बीजेपी की ओर देख रहे हैं।
आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा एक सोची समझी रणनीति है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में दमदम लोकसभा केंद्र की सभी 7 विधानसभा सीटें खड़दा, दमदम, पनिहाटी, कमरहाटी, बारानगर, राजारहाट और गोपालपुर, ये सब के सब तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा रहा। ये सभी विधानसभा सीटें उत्तर 24 परगना जिले में हैं और उत्तर 24 परगना जिला की जो सभी नगर पालिकाएं हैं उस पर टीएमसी का कब्जा है। ऐसे में पीएम इस इलाके में सभा करते हैं और एक और ममता बनर्जी को भी संदेश पहुंचाते हैं, जिसकी शुरुआत आज बिहार से कर दी गई है। दमदम लोकसभा केंद्र में वाम मोर्चा के राज में बता दें आपको कि 1998 से 1999 और 1999 के बाद 2004 तक भाजपा के सांसद तपन सिकदर यहां से निर्वाचित हुए और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री भी रहे। उत्तर 24 परगना जिला देखा जाए तो बांग्लादेश की सीमा से करीब है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए शरणार्थी भी बसे हुए हैं और उनके साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठिए भी इस इलाके में है। आरोप यह है टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देती है, उन्हें सीमा पार कराती है। ऐसे में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर टीएमसी पर अक्सर निशाना भी साधती है। अब पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि मोदी की सभा सिर्फ विकास का मंच नहीं होती, बल्कि विपक्ष को करारा जवाब देने की सबसे मुफीद जगह होती है और यहीं से मौका देखकर बंगाल में घुसपैठियों को शरण देने वालों को भी पीएम ने मैसेज दिया है। अब देखना यह होगा कि बंगाल और बिहार की जनता इस संदेश को किस तरह से स्वीकार करती है। खबर है कि पाकिस्तान में आसिफ मुनीर को डबल पावर मिल गई है, बिल्कुल वैसी ही जैसे परवेज मुशर्रफ को दी गई थी। सेना और सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी शख्स को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का बड़ा अधिकार दे दिया गया है, क्योंकि अब नए बिल के बाद सेना का राज चलेगा। पाकिस्तान का हाल देखा जाए तो कई दशकों से खराब है। सेना ही यहाँ सरकार बनाती है, सेना ही सरकार चलाती है, लोकतंत्र यहाँ से गायब है, फिर चाहे पीएम की गद्दी पर कोई भी बैठा हो। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी पावर पाकिस्तानी सेना को किसने दी, कैसे दी? तो ये बहुत लंबा विषय है और बहस का विषय भी है। इसी बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने एक ऐसा कानून पास कर दिया है जिसने पूरे देश में हंगामा कर दिया। ह्यूमन राइट्स वाले और विपक्ष इसे पाकिस्तान को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला बड़ा कदम बता रहे हैं। ये है नया एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल, जो सेना और एजेंसियों को पहले से भी ज़्यादा ताकत दे रहा है। इस कानून के मुताबिक सेना और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी शख्स को 3 महीने तक बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकती हैं। यानी सिर्फ शक या खुफिया रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी होगी और 3 महीने तक जेल। ये प्रावधान पहले साल 2014 के एंटी टेररिज्म एक्ट में था, लेकिन 2016 में इसे खत्म कर दिया गया था। अब शहबाज सरकार ने इसे फिर से जिंदा कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद जांच करेगी ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम, जिसमें पुलिस होगी, खुफिया एजेंसियां होंगी और सेना के कई अफसर भी शामिल होंगे। ये कानून फिलहाल 3 साल तक लागू रहेगा और बाद में संसद चाहे तो इसे और भी बढ़ा सकती है। विपक्षी पार्टी पीटीआई ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर 3 महीने तक जेल देना और अदालत में पेश किए बिना ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये कानून असली आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार विरोधियों को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करेगी। लेकिन शहबाज सरकार का कहना है कि ये कानून सिर्फ खास हालात में इस्तेमाल होंगे। कानून मंत्री आजम नज़ीर तारण ने कहा है कि बिना ठोस कारण गिरफ्तारी नहीं होगी और आरोपी 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मगर सवाल फिर वही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हमेशा से सेना का ही दबदबा रहा है, क्या एजेंसियां सच में इन शर्तों का पालन कर पाएंगी? आलोचकों का डर इसलिए और भी बढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास फौजी तानाशाही का रहा है। अगर आपको याद हो तो साल 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार गिराकर तख्ता पलट किया था, संविधान निलंबित किया, इमरजेंसी लगाई और फिर सत्ता पर फौज कायम कर दी। बाद में कोर्ट ने उन्हें गद्दार घोषित किया, दोषी ठहराया। अब आज के हालात भी कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर पहले से ही पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जा रहे हैं और अब इस नए कानून में उन्हें और भी ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। यही वजह है कि आलोचकों का कहना है ये बिल आतंकवाद के लिए नहीं बल्कि सत्ता पर पकड़ और विपक्ष को कुचलने का एक बड़ा औजार साबित होगा।
और अब बात करते हैं हरियाली से हरे भरे झीलों के शहर भोपाल की। पता नहीं इतने खूबसूरत शहर को किसकी नजर लग गई, किसको इस शहर की खुशियां रास नहीं आई। ये शहर अमन और शांति का रहा है, लेकिन अब एक नई पहचान के साथ इन दिनों सुर्खियों में है उड़ता भोपाल। दरअसल बीते 10 महीनों में यहाँ 2 बार ड्रग फैक्ट्री कांड सामने आया, जिनके तार सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान भी नहीं, विदेशों में तुर्की तक फैले मिले हैं। तुर्की में बैठकर सरगना सलीम भोपाल में ड्रग का जाल बिछा रहा था। आइए जानते हैं कैसे भोपाल बना ड्रग माफियाओं का नया अड्डा। 6 अक्टूबर 2024 को एनसीबी और गुजरात एटीएस ने भोपाल के कटारा हिल्स इलाके के गांव बगरौदा में धावा बोला। यहां से 900 किलो एमडी ड्रग बरामद हुई, जिसकी कीमत 1814 करोड़ रुपए बताई गई। इस केस में अमित चतुर्वेदी और कई आरोपी पकड़े गए, लेकिन मास्टरमाइंड शोएब लाला और ओम प्रकाश पाटीदार अब भी फरार हैं। करीब 11 महीने बाद 18 अगस्त 2025 को डीआरआई ने बैरसिया रोड के पास एक सुनसान मकान से 61.2 किलो मेफेड्रिन बरामद की, जिसकी कीमत 92 करोड़ रुपए बताई गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि फैक्ट्री थाने से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बताया तो ये जा रहा है कि भोपाल की ज्योग्राफिकल लोकेशन तस्करों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मुफीद रही। ब्यावरा के रास्ते राजस्थान में सीधी एंट्री, हरियाणा और दिल्ली तक आसान पहुंच, चेकपोस्ट की कमी, निगरानी का कम अभाव और यहाँ तक कि सुनसान इलाके जहाँ फैक्ट्रियाँ बिना शक के आराम से चल सके। इसीलिए यहाँ से सीधी सप्लाई हाईवे के जरिए दूसरे राज्यों तक होती रही। भोपाल के आसपास ही विदिशा और अशोकनगर के लोगों को जोड़ा गया। आपको बता दें, ये दोनों बड़ी कार्रवाई सेंट्रल एजेंसीज ने एनसीबी, एटीएस और डीआरआई इनने की है, जबकि स्थानीय पुलिस केवल छोटे मोटे तस्करों तक सीमित रही। डाटा की माने तो पता चलता है कि साल 2023 में सिर्फ 18 मामले थे, 30 गिरफ्तारियां हुई। साल 2024 में 51 मामले सामने आए, 95 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन साल 2025 के आते आते 35 मामले हो गए और 62 गिरफ्तारियां हुई। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों तक पुलिस की पकड़ नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा जगदीशपुरा फैक्ट्री से मिले सुरागों ने पूरे देश में नेटवर्क का खुलासा कर दिया। उत्तर प्रदेश की बस्ती से कच्चे माल की सप्लाई हुई, मुंबई और सूरत से केमिकल सप्लायर और फंड ट्रांसफर नेटवर्क, भोपाल के लोकल केमिस्ट जो ड्रग तैयार करते थे, यानी पूरा का पूरा कारोबार मल्टी स्टेट रैकेट की तरह फैला हुआ था और इसी में युवा पीढ़ी फंसी हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में भोपाल क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि ये नेटवर्क सिर्फ ड्रग तक सीमित नहीं है। डीजे पार्टियों के जरिए युवतियों को नशे में फंसाया जाता है, फिर उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। पुलिस ने यासीन अहमद और शाहवर अहमद समेत 4 आरोपियों को पकड़ा। यासीन के मोबाइल में 30 से ज्यादा युवतियों के आपत्तिजनक अश्लील वीडियो मिले। शाहवर का दुबई कनेक्शन भी सामने आया, यानी 2 साल में 2 बड़ी फैक्ट्रियां, अरबों रुपए के ड्रग्स, ब्लैकमेल का नेटवर्क और ना जाने कितनी असहाय युवतियां। अब सवाल साफ है कि भोपाल क्यों बन रहा है ड्रग माफियाओं का गढ़, और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्थानीय पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही है या फिर केंद्र एजेंसियों के भरोसे है। हालांकि सरकार भाजपा की है। भाजपा की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आज उसी भाजपा के राज्य में ड्रग का इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और इसमें युवक युवतियां बुरी तरह से फंसे पड़े हैं। ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। खैर, सवाल बहुत गहरे हैं। हालांकि समझ तो ये नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश सरकार की नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, कैसे इतना बड़ा गैर कानूनी धंधा पनप गया, कैसे इतनी बड़ी करोड़ों की कोठी बन गई। इतना सब होने के बावजूद महकमा चुप है। हालांकि मोहन सरकार ने बुलडोजर तो चलवा ही दिया है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।